आखिर सौरभ शोभा को मनाने के चक्कर में एक बार फिर हार गया था। आखिर नतीजा क्या हुआ? शायद बहुत भयानक। उसने ब्लैक कलर के एक खूबसूरत सी नाइटी खरीदी थी। उस ड्रेस को देखकर वह सर झुकाकर 2 कदम दूर हो गई थी। दुकान वाले के सामने उसका ये व्यवहार उसे अजीब सा लगा था। दुकान वाले ने भी पैक कर दिए। सौरभ के कहने पर दुकान वाले ने मुस्कुराहट से उस ड्रेस को थमा दिया और उसे पैक करने के बाद सौरभ के हवाले कर दिया। बिल पे करने के बाद सब कुछ उठाकर गाड़ी में ले आया था। पहले जो हल्की फुल्की बातचीत कर रही थी, अब उसने अपने होठों को ताला लगा लिया था। उस अजीब तरह की चुप्पी को सौरभ हैरानी से नोट कर रहा था। आखिर वह क्यों चुप हो गई थी? इस तरह अचानक सौरभ की बढ़ती हुई मोहब्बतें और नज़दीकियाँ उसे क्यों डरा रही थी? घर वापस आने के बाद वह बराबर सौरभ से दूर ही रही। ना बातचीत की और ना ही उसके पास गई। ये सब कुछ तो उसे अजीब लग रहा था। अजीब। उसकी दादी ने उसे बहुत समझाया था वह अपने पति पर ध्यान दे, उसके कमरे में जाए, उसके साथ टाइम बिताए, लेकिन किचन में ही उनके साथ उलझी रही। न जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे सौरभ के इरादे फिर से ठीक नहीं लग रहे और अपने आप को उसके काबिल नहीं समझती थी। वह सौरभ को सुकून दे पाएगी जिस सुकून की वह इंतज़ार में था, और ये बात उसे अंदर ही अंदर अपने ज़मीर पर एक बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। जानकी देवी ने खाना बनाते हुए नरमी से उसका हाथ थाम कर उसे समझाया था, इस घर में तुम्हें अपना मजबूत कदम बढ़ाना होगा। सौरभ से अपने मोहब्बत के रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा। तुम दोनों को आपस में सोच का तालमेल भी बिठाना जरूरी है। जानकी देवी और जनक साहब की नज़रें भी अब सौरभ पर जमी हुई थी। उसके बच्चे को वो अपनी गोद में खिलाना चाहते थे। जानकी देवी की बात सुनकर वो बस उन्हें देखते रह गए। सुबह मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे इसी महीने खुशखबरी सुना दो। विश्वास करो, मैं तो फूले नहीं समाऊंगी। जैसे ही 3-4 दिन तुम्हें बीत जाए और तुम्हें लगे कि खुशहाली की उम्मीद है, मुझे ज़रूर बताना। मैं अपनी बहू का इस तरह ख्याल रखूंगी, उसे चारपाई से नीचे कदम नहीं रखने दूंगी। वो मोहब्बत से ये सब बातें बता रही थी। वह बस अपने पैरों को आपस में मसल कर रह गई। अब उन्हें क्या बताती कि उसे तो इन सब से घबराहट हो रही है, और ये चीज़ उसके अंदर एक बेचैनी पैदा कर देती है, एक डर पैदा कर देती है जिससे बांटना आसान नहीं होता। उसने कोशिश की थी कि डिनर के बाद वह सारा काम अपने हाथों से ही करे और उस वक्त कमरे में जाए जब सौरभ गहरी नींद में जा चुका हो। डिनर के वक्त जानकी देवी ने उसे और सौरभ को अपने भाई के घर जाने की खबर दी थी। कल लंच उनके घर पर है। वह शादी के खुशी में सबको लंच पर बुला चुके हैं। तुम जाकर सौरभ से ये बात कह देना कि वे घर पर ही रहे। एक बार और जानकी देवी शोभा के कान में ये बात डाल रही थी कि वह कल तैयार रहे, किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगी। उसने हामी भरते हुए मान लिया था, लेकिन अब सौरभ के उस बिगड़े हुए इरादों के बावजूद उसके कमरे में जाना उसे एक भयानक सीन लग रहा था जिसकी वह सोच सोच कर ही बहुत डर रही थी। अपने जिस्म की हालत और कमर में उठता दर्द, आंखों के आगे धुंध छा जाना, खुद अविश्वास की कमी ने उसे उस दोहराहे पर लाकर खड़ा किया था कि उसका बस नहीं चल रहा था। वह सौरभ की नज़रों से दूर होने के लिए वह यहाँ से भाग जाए, किसी ऐसी जगह जहाँ पर उसकी वापसी नामुमकिन हो। जबकि दूसरी तरफ सौरभ बेताबी और बेचैनी से टहलते हुए उसका इंतजार कर रहा था। वह दिन भर कमरे में नहीं आई थी। अगर किसी काम के बारे में कमरे में आई थी तो अगले ही पल कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर चली गई थी। सौरभ की बेताबी अपने चरम सीमा पार कर रही थी। उसे अपनी मीठी बातों से पिघलाना चाहता था, उसे समझाना चाहता था वह उसके पास रहे। शारीरिक संबंध तो बहुत दूर की बात थी, वह तो कभी भी बन सकता था, लेकिन उसकी नज़दीकियाँ और बातचीत, मोहब्बत ज़रूरी थी। वह चाहता था वह घर में किसी की नज़रों के जिद में ना आए, इसलिए बेचैनी से उसका इंतज़ार करता रहा, तब तक जब तक कि उसके पास आने की उम्मीद ही ख़त्म नहीं हो गई। वह एक दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके लेट गई थी और सोच लिया था जब उसे विश्वास हो जाए कि सौरभ सो चुका है तभी वो अपने कमरे में जाएगी। वह ये नहीं जानती थी कि उसके लिए ये हरकत सौरभ को उससे कितना गलत सोच पैदा करा सकती थी। ऐसे ही हुआ। सौरभ उसका इंतज़ार करते करते बेड पर लेटते ही गहरी नींद की वादियों में चला गया था, और जब उसे अंदाज़ा हो गया कि सौरभ कमरे में अब उसके लिए नुकसान नहीं है तो वह उस वक्त कमरे में गई, और उसे ये देखकर सुकून हुआ था कि सौरभ सच में गहरी नींद में सो रहा था। वो बहुत हल्के अंदाज में कदम उठाकर बेड के पास चली गई और सोने के लिए लेट गई। सुबह जब पूजा आराधना के लिए उठी थी और कमरे से बाहर चली आई थी, सौरभ जब नींद से जागा तो उसे हद तक उसकी अपनी नाकदरी उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं हुई थी।
उसने उस लड़की के बारे में क्या सोचा था और वह उसे क्या महसूस करवा रही थी। अगर उसे इस रिश्ते को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना था तो उसे साफ शब्दों में कह दे। फिर अपने घर वालों से बात करे, अपने दादी से बात करे। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है उसे। और अब उसने सोच लिया था कि वह खुले शब्दों में कह देगा। वह पूरी तरह उसके तरफ से आज़ाद है। अगर उसे कोई पसंद है तो वो यहाँ से चुपके से जा सकती है। वह अब पूरी तरह से उससे लापरवाह हो गया था। उसके तरफ एक नज़र उठाना भी उसे अब बुरा सा लगता था। जबकि वह लड़की जो कल तक उसके लिए बस एक पसंद थी, अब उसे सिर्फ एक बोझ लग रही थी। वह नहीं चाहता था कि उसके बारे में कोई भी गलत बात हो, लेकिन वह उसे दूर होता चला जा रहा था। वह जानता था कि ये चीज़ इन दोनों के रिश्ते के लिए बहुत नुकसान साबित हो सकती है। जाने से कुछ देर पहले ही वह तैयार हो गई। खूबसूरत वेलवेट की साड़ी में वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सर से लेकर पैर तक, जो उसे और ही खूबसूरत बना रहा था। अपने बालों को छोटा सा क्लेचर में फंसाकर पूरा बाल बिखेर रखा था। उसमें उसकी खूबसूरती और निखर रही थी, जो उसकी खूबसूरती और बढ़ा रही थी। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो भला की हसीन लग रही थी, लेकिन अब उसके अंदर कोई चाहत बाकी नहीं थी। वे बार बार हर बात के लिए जानकी देवी का सहारा ले रही थी। वहाँ सब कुछ मामूली के हिसाब से था। सबने अच्छे तरीके से स्वागत किया था। सौरभ की कजन बड़े हंसी मजाक में उसे छेड़ रही थी, लेकिन शोभा बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। वह जब उसके तरफ से कोई रिएक्ट नहीं देखा तो उसकी कजनें चुप हो गई थी। खाना अच्छे माहौल में शुरू हुआ था। जब सौरभ के करीब बैठकर उसने खुद को कंफर्टेबल महसूस किया था। सौरभ अच्छी तरह से महसूस कर रहा था कि वह बार बार अपने पैरों को बदलते हुए न जाने क्या महसूस कर रही थी। बार बार वह अपने कपड़ों को संभाल रही थी। उसके कांपते हुए हाथ, उसका पीला पड़ता चेहरा उस सोच में डूबा हुआ था। वह न जाने क्या सोच रही थी। उसका खाने की तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं था और अचानक ही उसने सौरभ के घूरने पर उसने अपना हाथ, पहली बार वह खुद से उससे कोई बात करना चाहती थी। सौरभ महसूस कर गया था, उसके तरफ झुक गया। क्या हुआ, तुम यहाँ कंफर्टेबल क्यों नहीं हो? सब लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ है, अच्छे तरीके से खाओ। बहुत नरमी से वो बात कर रहा था, जैसे कि कोई नए जोड़े एक दूसरे से बात करते हों। ज़्यादा कुछ महसूस ना हुआ, लेकिन अजीब तरह की हरकतें कर रही थी। कभी अपने पेट पर हाथ रखती, कभी कमर पर, कभी टेक लगाकर बैठ जाती। सब कुछ बहुत अजीब था। सौरभ उसके वजह से परेशान और शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। जब वो अचानक उठी, सब लोग उसके तरफ ध्यान दिए थे। खाना खाते हुए यूं बीच में उठना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इस तरह उसके मैनर्स पर भी बात आ सकती थी, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वह सौरभ की तरफ झुकी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, प्लीज़ घर चलिए, वह धीरे से कह रही थी और उसके हाथ भी कांप रहे थे। न जाने क्यों वो बार बार अपनी साड़ी के पल्लू से अपना पीछे का हिस्सा ढकती थी और वह इधर उधर निगाहें डालती थी। सौरभ को देख रही थी। सौरभ ने बात को संभालने के लिए उसके हाथों को थामा। क्या हुआ, तुम्हें फिर से बुखार हो रहा है? जानकी देवी ने नोट किया था उसे बुखार है। वह जल्दी से ना में सिर हिला गई। सौरभ फिर से शर्मिंदा हुआ था। असल में इसे रात भी बुखार था और दोबारा उसकी तबीयत खराब हो रही है। क्या मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं? वह अब शोभा की आंखों में देखकर बात कर रहा था, जैसे आंखों ही आंखों में उसे बता रहा हो कि वह उसकी हाँ में हाँ मिलाती जाए। आज उसकी वजह से उसे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा था, वह सोच भी नहीं सकता था कि वह लड़की उसके लिए कितनी शर्मिंदगी और बेचैनी बन जाएगी। वह तो खुद बहुत ही माइंडेड रहने वाला आदमी था, लेकिन ये लड़की अजीब थी। सबसे माफ़ी मांगते हुए उसे गाड़ी तक ले आया था। दोबारा गाड़ी में बैठ गई। सर झुकाकर न जाने वह क्यों रो रही थी। भीगी भीगी पलकें और मुंह लाल था। बड़ी टेंशन में लग रही थी। क्या समस्या है तुम्हें? कैसे तबीयत खराब हुई तुम्हारी? घर में तो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ था, अब यहाँ आते ही तुम्हारा तमाशा खड़ा हुआ है। वह अपने टोन से ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि शोभा ने इतनी अजीब हरकतें करके इतनी अजीब और बचकाना हरकतें की थी। सौरभ, मेरी तबीयत सच में ख़राब हो रही है, मुझे प्लीज़ घर पर लेकर चलो, वरना मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। वह बेचैनी से अपने होंठ को चलाते हुए उसने कह दिया था। फिर सर झुका लिया था, जैसे कि बहुत अजीब बात करती हो। अब सौरभ काफ़ी हद तक उसकी बातों को समझ चुका था। उसका नर्वस होना ठीक ही तो था, अनकंफर्टेबल होना भी अब समझ आ चुका था। वह किस तबीयत खराबी की बात कर रही थी। इसलिए वह चुपचाप गाड़ी घर के तरफ मोड़ लिया। अब दिमाग में कई सोच उसके उभर रहे थे। न जाने वे लोग क्या सोचते होंगे इनके बारे में, लेकिन उस वक्त उसकी तबीयत ज़्यादा ज़रूरी थी। वे अपने घर पहुंच चुके थे।
वह सीधा अपने कमरे में चली गई। वह भी उसके पीछे ही कमरे में आया था। सोफे पर बैठकर मोबाइल निकालकर जानकी देवी को बताने लगा वह जनक के साथ घर वापस आ जाएं, क्योंकि शोभा की तबीयत खराब होने की वजह से वे लोग घर वापस आ गए हैं और अब शोभा यहीं पर रेस्ट कर रही है। जानकी देवी ने उसे कहा था शोभा का ख्याल रखे और फिर से काफ़ी देर तक बाथरूम में घुसी रही। सौरभ को अब अजीब सी बेचैनी होने लगी। न जाने उसकी तबीयत को क्या हुआ था, वह ठीक भी है या नहीं, उसके पास कोई सामान था या नहीं। उसके दिमाग में अजीब से सवाल उठ रहे थे। जब वॉशरूम के दरवाजे के पास गया, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? मुझे बता सकती हो, उसने बिल्कुल नरम शब्दों में कहा था, जबकि दूसरी तरफ बिल्कुल चुप्पी छाई रही। फिर काफ़ी देर के बाद वह बाहर निकली थी, अपने गीले हाथों को साफ करते हुए अजीब परेशानी में थी। बार बार सौरभ को देखते कुछ बेचैन सी महसूस कर रही थी। सौरभ जाकर उसके पास बैठ गया। क्या बात है? क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? उसके चेहरे को देख रहा था। मेरी तबीयत खराब नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके सवालों पर सौरभ सर पकड़कर रह गया था। अभी तो तुम वहाँ से उठकर आई हो ये कहकर कि तुम्हारी तबीयत खराब है, अब तुम कह रही हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। आखिर तुम क्यों मुझे पागल बना रही हो या खुद पागल हो? वह गुस्से से दहाड़ा था। उसकी दहाड़ पर वह हिलते हुए उसे देखते रह गई। ऐसा तो कुछ नहीं है सौरभ, उसने बात को संभालना चाहा, लेकिन सौरभ गुस्से से लाल हो गया। असल में ये तुम्हारे बहानेबाजियां हैं, ताकि तुम्हें मेरे पास आना ना पड़े, मेरे रिश्तेदारों से तुम्हें बात न करना पड़े। सच बताओ, ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? वह इस बात को किस तरफ लेकर जा रहा था। शोभा बस अपनी बड़ी बड़ी भीगी आंखों से उसके चेहरे पर गाड़े खड़ी बस रोने को तैयार थी। खबरदार, अगर तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू निकला तो आज तुम्हें हकीकत बताना ही होगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हें किसी और की ज़िंदगी में शामिल होना है तो मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। ना तो मेरे पास आती हो, ना मुझसे अपनी कोई बात शेयर करती हो। आखिर तुम्हारे साथ क्या समस्या है? अगर तुम कोई बात बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ, तुम्हारी हर बात अपने आप जान जाऊँगा। तुम मेरी धर्मपत्नी हो, अपने कर्तव्य से भी पीछे हट रही हो। ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा? खोखला रिश्ता जिसके बनावट से अब मैं तंग आ गया हूँ। इस रिश्ते को साथ लेकर चलना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया है। उसने बड़ी हिम्मत की थी, आगे बढ़कर सौरभ के हाथ थाम लिए। नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरी तबीयत सच में ख़राब है। वो बुरी तरह से रो रही थी। सौरभ ने उसको हाथों को झटक दिया। मैं कसम खाकर कहता हूँ, दोबारा खुद से तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तुम्हें ही मेरे पास आना पड़ेगा। अगर तुम्हें इस रिश्ते को बचाने की चाहत मुझसे या मोहब्बत हुई तो खुद मेरे पास चलकर आना पड़ेगा। जब तक तुम पहल नहीं करोगी, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। अब तुम मेरे प्यार के लिए सारी ज़िंदगी तरसती रहोगी। ये सौरभ का वादा है और मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी को मुश्किल बना दूँगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने मेरी ज़िंदगी को मुश्किल बनाया हुआ है। सौरभ ने गुस्से से कहते हुए हाथ झटका, कमरे से बाहर चला गया। वह रोते रोते फर्श पर बैठ गई, अपना चेहरा अपने हाथों पर गिराकर वह बहुत रो रही थी। उसकी चाहत थी कि वह उसे मोहब्बत करे, लेकिन हालात उसके बिल्कुल उलट चल रही थी। वह जितना उसके करीब आने की कोशिश करती, उतना ही उससे दूर होती चली जा रही थी। अब तो सौरभ ने साफ शब्दों में कह दिया था, वो कैसे उसके पास जाएगी। बेचैनी उसकी नस नस में फैलने लगी थी। एक तरफ उसकी बढ़ती तबीयत खराबी, उसके शरीर से सफ़ेद पानियों का बहाव उसे बहुत शर्मिंदा कर देता था। वाकई उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। वह दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी। सफ़ेद पानी का बहाव उसे बहुत परेशान कर देता था। अब तो उस पर गलत इल्ज़ाम लगा चुका था। वो मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसका करैक्टर ठीक नहीं। वह इस बात को कैसे साबित करती? ऊपर से सौरभ की शर्त कि तुम मेरे पास आओगी, ये ख्याल उसके दिल को हिलाकर रख गया था। एक साधारण और अकेली लड़की ये काम कभी नहीं कर सकती थी। और फिर उसके दादी ने भी उसके दिमाग में उल्टी बातें डाल दी थी। जो लड़कियां खुद किसी मर्द के पीछे जाती हैं, उस लड़की का किरदार अच्छा नहीं होता और वे आदमी उसे कभी भी अपनी मोहब्बत नहीं दे सकता। ये ख्याल आते ही वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी थी। अब सौरभ ने भी ये कहा था, वह मेरे पास खुद चल कर आएगी। वह इतनी बुरी तरह से फंस गई थी कि एक तरफ उसकी तबीयत, दूसरी तरफ उसका और सौरभ का रिश्ता, उस पर से ये कि वह खुद उसके पास चलकर जाए तो ये कैसे हो सकता था। अब ये ख्याल उस पर हावी हुआ था, वह कभी भी ये घटिया काम नहीं करेगी। अगर इस तरह रहा तो ठीक है, वरना मैं अपनी समस्याओं को अपने भगवान के ऊपर डाल दूंगी।
भगवान की मर्जी समझकर चुप हो जाऊंगी, लेकिन खुद से कभी सौरभ के पास नहीं जाऊंगी। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अब शोभा का इस तरह की मुसीबत से दिमाग उलझा हुआ था। 100 तरह की परेशानियां थी, उस परेशानियों का कोई हल नहीं था सिवाय उसके वह रो रो कर बिताए। जब सौरभ अपने कमरे में गहरी नींद में जाता, तब शोभा उस कमरे में कदम रखती थी और जाकर चुपचाप बगल में लेट जाती थी, क्योंकि उसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद अजीब सी समस्याओं में पड़ गई थी। सौरभ ने उस पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। अगर वो बेड पर सोती तो वह सोफे पर जाकर सो जाता, सारे काम खुद करता, माँ बाप के सामने अच्छे मूड में रहता। लेकिन कमरे में आने के बाद वही रूटीन रहती। अब उससे बात नहीं करता, बात बात पर लड़ता, उसकी किसी बात पर भी ध्यान नहीं देता और उसके तरफ से वो पूरा लापरवाह हो गया था। उसे देखकर वह सुलगती जा रही थी। एक तो उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, दूसरा उस आदमी की ऐसी हरकतें। उस शादी को करीब 1.5 महीना बीत चुका था जब जानकी देवी ने उसे बड़ी गहरी और जांचती नज़रों से देखा। तुम्हारी तबीयत खराब नहीं हुई जब से तुम्हारी शादी हुई है? वह जांचती हुई नज़रों से उसे देखकर पूछ रही थी। उसने नाम में सिर हिला दिया और जानकी देवी के चेहरे मुस्कुराहट में ढीले हुए। अरे भगवान, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हे भगवान, तुम्हारी शादी को 1.5 महीना बीत चुका है, तुम्हारे पीरियड्स नहीं आया, तो इसका मतलब है कि हमारे घर में कोई खुशखबरी आने वाली है, यानी कि कोई खुशी मिलने वाली है। और यूं वो खुश होती हुई जानकी देवी को देख रही थी। वह तो अब ऐसे आसमान से गिरकर खजूर में अटक गई हो। यहाँ पति के साथ मेरी कोई भी समस्या ठीक नहीं, और यहाँ जानकी देवी उन्हें प्रेगनेंसी की चिंता लगी हुई है। लेकिन समस्या यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। जनक साहब के सामने सौरभ को गले लगाकर उन्होंने उसका माथा चूम लिया था। हे भगवान, मुझे तो पूरा विश्वास है कि हमारे घर खुशहाली आ रही है। तुम अस्पताल लेकर जाओ, चेकअप करवा लो। कभी कभी ऐसा ही होता है, कोई निशानी नहीं दिखाई देता। तुम दोनों के चेकअप के लिए जाना होगा ताकि डॉक्टर तुम्हें बता दे और मैं उसकी पूरी जांच कर लूँ। बच्चा तो सेहतमंद होना चाहिए ना। उसकी माँ काफ़ी एक्साइटेड थी। उसने एक नज़र शोभा के चेहरे पर डाली, उसकी नज़रों को समझते हुए सर झुका गई। अभी ये एक और मुसीबत थी। मैं तो ऐसा कहती हूँ कि तुम दोनों अभी फ्रेश होकर आओ और जाओ सीधा डॉक्टर के पास। तब सौरभ ने थके हुए शब्दों में माफ़ी मांग ली थी। सुबह जाएंगे प्लीज़, मैं अभी रेस्ट करना चाहता हूँ। उन सब समस्याओं से घबराकर वह सीधा अपने कमरे में चला गया। अब वो क्या बताता अपनी माँ को। ऊपर से उसकी पत्नी तो अब मुसीबत में फंस चुकी थी। इधर सौरभ सोच चुका था कि वह उसके साथ वह अपनी दूरियों को बढ़ाएगा तो वो खुद ब खुद उसके पास आ जाएगी। उसे अंदाज़ा होगा कि वो अपने पति को नाराज़ करके उसने अच्छा नहीं किया है और कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था और अगली सुबह ही जानकी देवी ने तो सारा घर सर पर उठा लिया था कि वह शोभा को डॉक्टर के पास ले जाए और जल्दी से खुशहाली लेकर वापस आए। वह तो नई खुशखबरी की ताक लगाए बैठी थी। वह खुशखबरी तो आने से रही, गाड़ी में बैठते ही उसने शोभा पर सख्त नज़र डाली। क्या तुम माँ को बता नहीं सकती? फिर शोभा ने अपना सर झुका लिया। मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं। वह कुछ उलझी उलझी नज़र आ रही थी। क्या हुआ तुम्हें? ऐसा लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। वह गुस्से से बोला था, लेकिन वह आंखों से खिड़की के बाहर देखती रही। तब उसे अंदाज़ा हुआ था कुछ है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वह न जाने क्यों इतनी डिस्टर्ब नज़र आ रही थी। उसने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली और कुछ ही देर के बाद वह डॉक्टर के सामने बैठे थे। डॉक्टर ने बड़ी बारीकी से पूछताछ की। सौरभ भी वहीं बैठा था। वह लेडी डॉक्टर थी और उससे खुलकर बात कर पा रही थी। और जब उसने अपनी समस्याओं के बारे में बताया तो सौरभ के पैरों तले से ज़मीन निकली थी। लड़की तो कितनी अच्छी थी, उसके दिमाग में गलत बातों के दबाव ने कितना बीमार कर दिया था। सफ़ेद पानी का बहाव पीरियड से पहले चालू था और ये बात उसने कभी ना बताया था। लेकिन जब दादी को बताया तो दादी ने कहा जब तुम्हारी शादी होगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। भला शरीर के अंदर कोई कमी हो जाए तो शादी से कैसे ठीक हो सकता है? ऐसी समस्याओं का सामना कई महिलाओं को करना पड़ा था। और आज जब उसने खुलकर बात की तो डॉक्टर ने बताया ये तो बहुत गंभीर समस्या है और तुम बहुत लेट आई हो, तुम्हें पहले ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। इसके लिए तुम्हें दवाई खाना पड़ेगा और परहेज भी करनी पड़ेगी और कुछ ही महीनों में तुम्हारी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि तुम इतना शर्मा कर बता रही हो। तुम खुद भी तो डॉक्टर के पास आ सकती थी। सौरभ चुप से उसे ही देखता रह गया। अब सौरभ को सारी बात समझ में आ गई थी। बहुत शर्मिंदा थी। उसने अंदाज़ा लगा लिया
वह क्यों इतनी डर रही थी? उसे उसके पास जाने से डर लगता था। उसकी बीमारी उसके सामने आ जाती। अब डॉक्टर ने दवाई दी थी और परहेज बताया था। उसे घर ले आया। उसे अपने सामने बिठाकर उसके हाथों को थाम लिया था। मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे पहले ये सब नहीं बता सकती थी। बहुत नरमी से बात कर रहा था। वह बस सर झुकाए रोती रही। दादी ने कहा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत घबरा रही थी। मैं ये सब सहने के कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं दिन में अपने कई पैड्स बदलती थी। मेरे सारे पैड्स गीले हो जाते थे। वह किस तरह घबराई हुई थी। उसने नरमी से उसे अपने साथ लगाया। कोई बड़ी समस्या नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना चाहिए। हर बात मुझसे शेयर कर लेना चाहिए था। मैं तुम्हारा पति हूँ। पहले हम दोनों के बीच एक दोस्ती वाला रिश्ता होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके माथे पर होंठ रखकर वह धीरे से उसके बालों को सहला रहा था। तब शुरुआत हुई थी उसके इलाज की, जो पहले उसने शर्मिंदगी के आड़ में कभी न बताया था। यह हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है। लड़कियों के मामले में इतना शर्म करना अच्छी बात नहीं। अगर कोई समस्या है तो वह खुलकर बता दें। वह डरी हुई नज़रों से देखते हुए इस बात को बताते, ये शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह की बीमारियां वह शादी से जोड़ देते हैं। ऐसी बीमारियों को उम्र और हिसाब से भी जोड़ देते हैं। तुम्हारी उम्र हो गई है इसलिए ऐसी समस्या हो रही है। ये सब बहुत बड़ा जाहिलपन है। यही शुरुआत होती है इन सारी समस्याओं की, जो धीरे धीरे इंसान को निगलना शुरू कर देते हैं। यहाँ सौरभ तो समझदार था। अगर पति समझदार ना होता तो उस लड़की के करेक्टर पर भी बात आती और वो पहले ही बीमारी से जूझ रही होती। ऊपर से उनके करेक्टर पर बात आ जाती। फिर वह दिमागी तौर से भी बीमार हो जाती। बिन कुछ किए हुए गुनहगार बन जाती हैं। तो ऐसी समस्याओं को नज़रअंदाज न किया जाए और फ़ौरन डॉक्टर से इस समस्या के बारे में बात की जाए तो ऐसी कई अनहोनी से इंसान बच जाएगा। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर सौरभ के साथ उसकी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। कहाँ तो उसका लाइफ पार्टनर क्राइम पार्टनर बनने वाला था। अब हर बात उसके साथ शेयर करना, उसे एहसास दिलाना, उसके साथ ही उसके मेडिसिन का ख्याल रखना, उसका प्रॉपर डाइट का भी ख्याल रखना। लेकिन उस बीच एक बार भी उसके करीब नहीं आया था और ना ही उसको इस चीज़ की कोई चाहत हुई थी। 2-3 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। वह इस हद तक ठीक हो चुकी थी, अब उसको सौरभ की चाहत होने लगी थी। अपनी मर्जी से सब कुछ पहन लेती थी। किसी भी तरह की कमजोरी उसके पास नहीं थी। वह फूलों की तरह दिन ब दिन खिलने लगी थी और उसकी सारी समस्या से छुटकारा दिलाने में सबसे बड़ा उसका पति का हाथ था, जो उसके सर का ताज था और उसके सर पर खड़ा था। उसे हमेशा एहसास दिलाता रहता। उसके साथ अब उसे पहली फुर्सत में उसे अपने करीब करके अपनी मोहब्बत का एहसास दिला रहा था, जिसका वह हकदार थी। उसने ये बात भी बता दी थी कि उसके दादी ने उसके दिमाग में कौन सी बात डाली थी। अगर कोई लड़की खुद से किसी मर्द के पास जाती है तो उसकी कोई कदर नहीं होती। ये बात जानकर सौरभ बिल्कुल हैरान हुआ था। एक औरत ही औरत की कितनी बड़ी दुश्मन बन जाती हैं, चाहे उसके खुद ही चाहने वाले हों। इज्जत के नाम पर इस तरह की बातें दिमाग में डाल दी जाती है। सौरभ भी अब उसे बेहद चाहने लगा था। अब सारी बातें क्लियर हो गई थी और आज पहली बार सौरभ की लाई हुई नाइटी पहनकर उसके सामने खड़ी थी, क्योंकि रोज़ रोज़ जनक देवी की बातें अब उसे चुभने लगी थी। उनको अब बच्चा चाहिए था और बच्चा जब होता जब वो सौरभ के करीब जाती। आज उसने ठान लिया था कि आज जो कुछ हो जाए वह अपने पति को वह अपना सब कुछ सौंप देगी, क्योंकि अब खुद से ज़्यादा सौरभ पर विश्वास करने लगी थी, क्योंकि वह उसकी इतनी देख रेख कर रहा था। और जैसे ही उसने उसे उस नाइटी में देखा तो अपना होश खो बैठा था। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसका दूधिया गोरा रंग कमाल का ही लग रहा था। वह शोभा को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाया था। शोभा उसके इतने करीब आ रही थी कि उसकी धड़कनें खुद ही बेकाबू हो रही थी। शोभा भी कांप रही थी, लेकिन अब उसके अंदर बहुत विश्वास था। उसके सामने आते ही सौरभ ने उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर बिठा चुका था। वह सौरभ से कहने लगी, सौरभ, अब हमें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। सौरभ ने एक आंख दबाकर कहा, क्या तुम तैयार हो? वह मुस्कुराकर उसके कॉलर को पकड़ गई। हाँ सौरभ जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर मुझे विश्वास दिलाइए, मुझे टच कीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। शोभा ने तुरंत उसके होठों पर किस किया तो सौरभ बेकाबू हुआ था। उसके कमर में हाथ डालकर उसके नाइटी की डोरियों को खोल चुका था। वो बिना कपड़ों के सौरभ के सामने थी। सौरभ अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। सौरभ उसके होठों पर झुकता, उस पर बरस पड़ा था। आज उनकी सुहागरात थी, लेकिन सौरभ कितना तड़पा था।
आज शोभा बिल्कुल भी नहीं शर्मा रही थी। उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। कुछ ही देर में पूरी आहें और सिसकियां गूंजने लगी थी। वे दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। उनको सांस लेने तक की फुर्सत ना थी। बार बार गला सूखता तो सौरभ और शोभा पानियों का घूंट भरते, फिर अपने काम में मगन हो जाते। पूरी रात उन्होंने इसी तरह बिता दी। शोभा अपने चीखों का गला दबाकर उसका भरपूर साथ दे रही थी। वह अपने मीठे दर्द को भी भूल चुकी थी। आज वह सौरभ को किसी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी, और ऐसा ही हुआ था। सौरभ ने उसे जी भरकर मोहब्बत दी थी। सुबह वह सौरभ से माफ़ी मांग रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद आपकी किसी भी प्यार का जवाब सिर्फ प्यार से ही मिलेगा, बल्कि आपके बढ़ाए गए एक कदम के बदले 100 कदम बढ़ाकर आपके पास सिमट जाऊंगी। उस खूबसूरत मोहब्बत पर वह दिल जान से फिदा हो गया था। सामने खड़ी लड़की उस पर अधिकार रखती थी। पूरे अधिकार से अपनी बाहों का हार गले में डाल लिया, अपना सब कुछ निछावर कर दिया। उसके बाद उसे किसी भी चीज़ की चाहत न हुई। वह उसे यूं प्यार करता जैसे दो दो लहरें आपस में टकरा रही हों, एक दूसरे में गुम हो जाते। उसके 4 महीने के बाद शोभा ने सच में ही खुशखबरी सुना दी थी। शोभा प्रेग्नेंट हो गई थी। जानकी देवी और जनक साहब तो खुशी के मारे उनके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। घर में उन्होंने फंक्शन रखी थी। बड़े ही प्यार से अपनी बहू का उन्होंने गोद भराई करवाया था। वह शोभा का बहुत ख्याल रख रही थी, खाने से लेकर पानी से लेकर, और उसके सोने तक का उन्हें बहुत ख्याल था। जानकी देवी की शोभा सबसे छोटी बहू थी, लेकिन उसने उनको दादी बनाने का सुख दिया था। बाकी लड़के तो बाहर विदेश में थे, उन्होंने अभी तक कोई बच्चा नहीं किया था। आज उन्होंने अपने दोनों बड़े बेटों को बुलाया था। जानकी देवी और जनक साहब फूले नहीं समा रहे थे। 9 महीने के बाद शोभा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। उनके घर में खुशियों की चहल पहल शुरू हो गई थी। उसकी दादी भी बहुत खुश थी। शोभा की दादी भी अब उसी के साथ रहने लगी थी। जनक देवी और उसकी दादी दोनों मिलकर उस बच्चे को पाल रहे थे। सौरभ और शोभा की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और अगले पल उठने वाली हर लहर एक मोहब्बत के समुंदर में बदल जाए। इतनी छोटी सी बीमारियों को भी लोग कितना बढ़ा चढ़ा देते हैं। ये बिल्कुल आम सी समस्या है, जो अंदर ही अंदर दिमाग को कमज़ोर कर देता है, और हम शर्मिंदगी की वजह से किसी के सामने बोल भी नहीं पाते। अगर अपनी माँ के सामने ये बात बोल भी दे तो वह उसे उसी वक्त उल्टा डाल देती है, ये सब शादी के बाद ठीक हो जाएगा। ऐसी समस्याओं के लिए शादीशुदा होना ज़रूरी नहीं। ये समस्या किसी भी उम्र के औरतों को हो सकते हैं। और अपने आसपास मौजूद अपने प्यारों का ख्याल जरूर रखना। आप उन्हें अपने हाथों से किसी ऐसी परेशानी में ना धकेल दें जिससे वह दिमागी तौर पर मरीज बन जाए। तुम्हारी वजह से मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। आप हाथ मलते रह जाएंगे। और रही बात पति पत्नी की, अगर वह तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी हर समस्याओं में दिलचस्पी लेता है, तो ज़रूर वह तुम्हारी बीमारी को सीरियसली लेकर डॉक्टर के पास जाएगा। नहीं तो ऐसे मर्द भी होते हैं, उन्हें औरतों से कोई मतलब नहीं होता। वे अपने काम से काम रखते हैं, उन्हें ऐसी समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता। ऊपर से वे तुम्हें ही गलत ठहराएंगे, तुम्हें दिमागी तौर से मरीज बना देते हैं। ऊपर से लोग उस लड़की को या उस औरत को बदचलन साबित कर देते हैं, और उसे कहते हैं तुम्हें ही अपने रिश्ते को चलाने नहीं आया। अच्छा पति मिल जाता है, और ये सब तो भगवान ने जोड़ी बनाई है, और इस रिश्ते को बड़े दिल से स्वीकार किया जाता है। हमेशा एक औरत औरत की ही दुश्मन रही है, अनजाने में ही सही, लेकिन ऐसी सोच रखने वाली औरतें अपनी बेटी या अपने प्यारों को ही दिमागी मरीज बना देते हैं। अगर उसका पति अच्छा है, सब कुछ संभाल जाता है, नहीं तो उसकी ज़िंदगी नर्क होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।